वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू एएस की क्लासेस। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लो भैया, कल आपका अर्थशास्त्र का पेपर है, मतलब इकोनॉमी का पेपर है। एंड फाइनली मेरे प्यारे बच्चों का बहुत सारा मैसेज आ रहा था कि इकोनॉमी के कुछ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस दे दो जो कि हमारे स्कूल में देखने को मिले। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके इकोनॉमी का क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है। इतना ही नहीं, मैं आप सबकी सेवा के लिए सिंपल पेपर भी मंगा लिया है, लेकिन दुर्भाग्यवश समय कम होने कारण मैं इनको सबको कवर नहीं कर पाऊंगा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं प्रयास करूंगा कि मॉर्निंग में केशव सिंपल पेपर से वे सभी क्वेश्चन निकाल के दे दूं जो तुम्हारी परीक्षा में आएगा। अभी फिलहाल आपको करना क्या है, अपने इकोनॉमी से उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लेना है जो तुम्हारे पेपर में देखने को मिलेगा क्वेश्चन बैंक का। ठीक है, मतलब आपको इकोनॉमी के सभी प्रश्नों को रीड करना है क्वेश्चन बैंक से। देखिए इतना ही नहीं, सबसे पहले आपको अपने अर्धवार्षिक परीक्षा का सिलेबस पता होना चाहिए। एंड फाइनली मैं सिलेबस दिखा देता हूं, ये रहा अर्थशास्त्र का सिलेबस। यहां पर दो किताब है जो दोनों में से पूछा जा रहा है। तो पहला किताब जो है आपका अर्थशास्त्र में सांख्यिकीय और दूसरा है आपका भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास। तो देखो बेटा, मैं थोड़ी दिखा देता हूं। देखो ये अर्थशास्त्र में सांख्यिकीय वाले का लगभग पूरे क्वेश्चंस को मैं टिक करा दिया हूं। ये हमारा पार्ट नंबर 2 होगा जिसमें कवर करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। यहां से क्वेश्चंस को कवर करेंगे और यहां पे आगे बढ़ते 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 ये रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिक और अन्य मुद्दे, यहां तक आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये रोजगार, समृद्धि, अनौपचारिक और अन्य मुद्दे, यहां तक हम कवर करेंगे सभी क्वेश्चंस को। समझ गए ना कि आपके अर्धवार्षिक परीक्षा सिलेबस क्या है। देखो सिलेबस पता होना चाहिए तभी जाकर के झंडे गाड़ोगे, वरना झंडे उखाड़ने ही पड़ेंगे। गॉट इट। तो चलिए हम इसे साइड करते हैं अपने सिलेबस को और फटाफट भाग 2 के सभी क्वेश्चंस को देखते हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और ध्यान देना, अगर आपने भाग फर्स्ट का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाइए जाकर के देखिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के इन स्क्रीन में मिल जाएगा। तो मैं ओपन कर लेता हूं भाग 2, ये रहा आपके सामने। जिस क्वेश्चंस को टिक कर दो प्लीज अच्छे से पढ़ना। मैं प्रयास करूंगा कि बहुत सारे प्रश्न के उत्तर को तुरंत यहीं पर रटाने का। ठीक है, इसमें लिखा है 1947 से लेकर के 1990 तक की बात कही है। फिर आया था 1991 में एलपीजी मॉडल, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। तो हमारे भारत देश में बहुत कुछ बदलाव हुआ था। चलो भैया, सबसे पहले देखना है पहला प्रश्न, आधुनिकीकरण क्या है। आधुनिकीकरण का मतलब होता है मॉडर्नाइजेशन, मतलब नया चीज लेकर के आना, अपने विचारों में बदलाव करना, अपने खान पहन, रहन सहन में बदलाव करना, इसे कहते हैं आधुनिकीकरण। ठीक है, तो ये रहा, इसका अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट, आत्मनिर्भरता का अर्थ लिखो। आत्मनिर्भरता इंग्लिश में है सेल्फ रिलायंस, रिलायंस। ठीक, तो इसका मतलब ये होता है बेटा कि अपना काम स्वयं करना, इसे कहते हैं आत्मनिर्भर। जैसे यदि तुम नहा रहे हो तो अपने कपड़े स्वयं धुलो, यदि तुम खाना खा रहे हो तो अपने खाना स्वयं बनाओ, इसे कहते हैं आत्मनिर्भर। जिसे आप एक वर्ड में स्वावलंबी भी कह सकते हो, मतलब स्वयं पर निर्भर होना, किसी और पर डिपेंड ना होना कि यार वो पानी ला करके देगा तब मैं नहाऊंगा, वो पानी लेकर के आएगा तब मैं खाना खाऊंगा, सॉरी हाँ पानी लेकर खाना खाऊंगा, ठीक है सही है। ठीक, इसे कहते हैं आत्मनिर्भर, मतलब अपने काम पर स्वयं डिपेंड होना। नेक्स्ट, ये तगड़ा प्रश्न है भाई, तीसरा नंबर पढ़ लो। ये हर एक इकोनॉमी में चाहे 11वीं हो चाहे 12वीं हमेशा पूछता है। पूछता क्या है प्रश्न, जरा सुनना ध्यान से। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, आपको मैं बता देता हूं ध्यान से। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र में हमेशा कृषि से संबंधित चीज आती है, जैसे मछली पालन, आपका भेड़ पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मतलब मछली पालन मत्स्य सेम है। कृषि में कोई भी प्रकार की कृषि हो, ये सभी आता है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र जो होता है उसमें आता है उद्योग, चाहे कोई भी उद्योग हो, चाहे कपड़े का इंडस्ट्रियल एरिया हो, आपके निर्मित साबुन का हो, चड्डी बनियान का हो, कोई भी उद्योग हो, वो सभी द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और तृतीय में आता है सेवा क्षेत्र, जैसे होटल आपको सेवा देता है, परिवहन आपको सेवा देता है, वित्त बीमा आपको सेवा देता है। इतना ही नहीं, एएसके भी तो आपको सेवा देता है। देखिए मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ टोटल फ्री में, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कोई फायदा नहीं भाई, भविष्य बनेगा आपको बनेगा, लेकिन मैं सेवा दे रहा हूं तो हम भी तृतीय क्षेत्र में ही काउंट होंगे। तो अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए बाकी यहां से कोई प्रश्न नहीं आएगा, स्किप करिए। नेक्स्ट देख लेते हैं 12 नंबर, जीडीपी से क्या आशय है। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब सकल घरेलू उत्पाद। इसका मतलब ये होता है कि एक वर्ष के भीतर
हमारे देश की जो सीमा है इसमें कितना कमाई हुआ है उसे कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गॉट इट? ये तुम्हारे परीक्षा में पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में कृषि ठहराव का मुख्य कारण कौन कौन सा था, तो इसे देख लेना पॉइंटों में। नेक्स्ट तगड़ा प्रश्न, देखो यार ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और तुम खुद कल मिला लेना, बहुत सारे प्रश्न इसी चैप्टर से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट दूसरा नंबर, सतत विकास की प्रमुख विशेषता बताओ। सतत मतलब क्या होता है? लगातार विकास करना, कंटिन्यूअस विकास करना। ये नहीं कि अभी ये नहीं तुम थोड़ी घर बनवा लिया फिर काम रोक दो फिर जाकर के 4 साल घर बनवाओ, नहीं, कंटिन्यूअस आगे बढ़ो, उसे कहते हैं सतत विकास। एंड इसके कुछ बिंदु मेंशन है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट? नेक्स्ट, ब्रिटिश शासन में नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं, स्किप करो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, अध्याय 2 आर्थिक सुधार। देखिए 1 नंबर के सभी क्वेश्चंस आपको टेलीग्राम पर टेस्ट के थ्रू भेजे जाते हैं। अगर आप टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती तुम कर रहे हो, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्न से ही आपके परसेंटेज बनते हैं। यदि वस्तुनिष्ठ तुम गलत कर दिए तो परसेंटेज तुम्हारे डेफिनेटली डाउन होंगे, इसलिए बेटा इसे अच्छे से कर देना, ठीक है। चलिए तो आगे और टिक कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। आर्थिक नियोजन पंचवर्षीय योजना में सफलता तक तो नहीं पूछता, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पैटर्न चेंज हो गया भाई, पहले कभी आता था। भारत सरकार द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के 3 उपाय, अच्छे से देख लेना। ये क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिले, बाकी चांस कम है, 20% ही चांस है। लेकिन वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है, ये 200% पूछने को मिलेगा। देखो ये 20 था, ये 200 बढ़ गया। वैश्वीकरण का मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन, मतलब विश्व स्तर पर किस प्रकार से परफॉर्मेंस कर रहे हो, इसे कहते हैं वैश्वीकरण। जैसे विश्व स्तर पर जाकर कोई चीज तुम बेचो, विश्व में दूसरे देश के साथ संबंध स्थापित करो, ये सब वैश्वीकरण कहलाता है। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। गॉट इट? ये रहा वैश्वीकरण की क्रियाएं, तो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं। जैसे आयात निर्यात स्वतंत्र हो जाते हैं, आयात शुल्क में भारी कमी होती है और देसी उद्योग में संरक्षण नहीं दिया जाता। इस प्रकार से आपको आंसर लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकाई 3, भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान चुनौतियां कौन कौन सी हैं, ये चीज आपको लिखना है। चलिए, लोग पलायन क्यों करते हैं, लोग माइग्रेट क्यों करते हैं, ये प्रश्न कभी पूछता नहीं है और ये पूछने लायक प्रश्न भी नहीं है। इसकी औकात क्या है, ये प्रश्न जो तुम्हारे परीक्षा में आए, तुम जैसे इंटेलिजेंट विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को फाड़ के रख दोगे भाई। फाड़ना मतलब ऐसा नहीं कि पेपर पाए तो फाड़ दिए, फाड़ना मतलब ये कि ऐसे खेल खेल में कर दोगे। लोग पलायन क्यों करते हैं, सिंपल सा, अपनी सुविधाओं के लिए लोग पलायन करते हैं। अरे यार हमारा शौक थोड़ी ना है कि हम विदेश में जाके रहें, फिर बाहर शहर में जाके रहें, मजबूरी होती है। वहां पर पानी अच्छा नहीं होता, कहाँ गांव पे कहाँ अच्छा होता है, ऐसे पानी भरा है, लोग पी रहे हैं, हार्ड वाटर पी रहे हैं, है ना। शहरों पे होता है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी नहीं होती, वेल एजुकेशन नहीं होता, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ाई करें, ठीक। तो ये सब कारण से लोग माइग्रेट करते हैं। चलिए बाकी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं तो बस जनरल इंफॉर्मेशन तौर पर बता दिया। कृषि साक्ष्य से क्या से इसे पढ़ लेना, ये भी ज्यादा खास कोई आपके रोल अदा नहीं करता, लेकिन रोल अदा करता है वो ये है, मौसमी बेरोजगारी और आदर्श बेरोजगारी में अंतर बताओ। सुन लो मौसमी बेरोजगारी होता क्या है। मौसमी बेरोजगारी का मतलब ये होता है कि मौसम सीजन में काम मिलना फिर जाकर के काम ठप हो जाना, इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। मतलब जब तुम्हारा सीजन चल रहा है, तुम तो काम बढ़िया कर रहे हो, एकदम वेल ट्रेंड हो, लेकिन जैसे ही तुम्हारा सीजन खत्म, तुम्हारा काम ठप, फिर तुम भटकते फिर रहे हो, इसे कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। ठीक, जैसे कृषि क्षेत्र में ज्यादातर होता है, जब अच्छा पानी वर्षा किसानी हुई तो व्यक्ति लगा रहता है, फालतू नहीं बैठता, लेकिन जैसे ही एक सीजन गया, बीच का जो टाइमिंग बचता है वहां पर फिर खाली बैठा रहता है। और जहां से मैं बिलोंग करता हूं ना, जिस क्षेत्र से मैं हूं, वहां पर केवल एक सीजन की ही फसल उगाते हैं, केवल धान की फसल उगाते हैं, बाकी गेहूं कोई लगाता नहीं है। फिर वो पूरा वहां के किसान बेचारे खाली रहते हैं, क्या करें, मजबूर हैं, पानी की कमी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आदर्श बेरोजगारी, आदर्श का मतलब होता है ऐसी बेरोजगारी जो तुम्हें दिखाई ना दे, उसे आदर्श बेरोजगारी कहते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, किसी निश्चित क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोगों को लगे रहना, इसे सीमांत उत्पादन में शून्य होती है, आदर्श बेरोजगारी कहलाती है। और इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कहते हैं। जैसे डेफिनेशन लिखा है, हमें डेफिनेशन थोड़ा डाउट है यार, आदर्श बेरोजगारी ये कैसे हो सकता है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का डेफिनेशन है। ठीक, गॉट इट। लेकिन आदर्श बेरोजगारी को एक बार तुम क्लियर कर लेना, ठीक है, मैं भी क्लियर कर देता, लेकिन अब इतना समय नहीं बचा, तो फाइनली मैं क्लियर करके और टेलीग्राम पर भेज दूंगा। टेलीग्राम पर आप इसका अपडेट देख लेना अभी तुरंत वीडियो खत्म होने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट, जैव कृषि के लाभ बताओ। जैव कृषि का मतलब ये होता है कि जब तुम खेती कर रहे हो तो खेती में उर्वरक न डाल करके, बल्कि जैव रासायनिक कीट का उपयोग करो, जैसे खाद वगैरह का यूज करो, इसे जैविक खेती कहते हैं। और जैविक खेती को सबसे पहले बढ़ावा देने वाला एकमात्र राज्य सिक्किम है, और अब भारत देश के सभी राज्य इसको अपना रहे हैं। एंड फाइनली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैविक खेती की हानियां भी दी गई है, लाभ भी दिया गया है, और क्या होता है ये भी दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
भारत में बेरोजगारी का क्या कारण है, बेरोजगारी के कोई प्रकार बताना है और बेरोजगारी कम करने के उपाय। तीनों ध्यान सुन लो, कारण क्या है, प्रकार कितने हैं और उपाय क्या है कि बेरोजगारी को हम कम कर सकें। ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, भारत की अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, ये भी तुम्हारे एग्जाम में शायद आ रहा है ना। रुको एक बार मैं मैच कर लेता हूँ, उतने पढ़ाएंगे जितने एग्जाम में आ गया यार, फालतू में कोई दिक्कत नहीं लेना है ना। एक आ रहा भाई, अध्याय 7 से प्रश्न आ रहा है, देख लो यहाँ पर, तो इसे पढ़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, कुछ क्वेश्चन यहाँ से भी देख लेते हैं, फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको देखना है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कौन कौन से हैं। ध्यान से देख लो, यहाँ पर 3 कारण लिखा गया है, आपको 2 कारण पता होंगे कि 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट, ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं। परंपरागत का मतलब ये होता है बेटा कि जमीन से निकलता है और आगे चलकर ये खत्म हो जाएगा, उसे कहेंगे परंपरागत। और गैर परंपरागत मतलब जितनी मर्जी हो यूज कर लो, कभी खत्म नहीं होगा। जैसे सौर ऊर्जा खत्म नहीं हो सकता, वायु गैस कभी खत्म नहीं होगा, वायु ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी। ठीक, तो ये आपको लिखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, सरकार के कोई 2 रोजगार सृजन के कार्य नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये अरकारी सरकारी कभी नहीं पूछता है। सौर ऊर्जा का लाभ बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और सरकार सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही है, इसलिए अच्छे से करना है। आगे देख लेते हैं, ऊर्जा के परंपरागत और अपरंपरागत नहीं, गैर परंपरागत स्रोत पर चर्चा कीजिए। ये रहा आप सामने परंपरागत, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, और ये रहा दूसरा, इसका भी फोटो क्लिक कर लीजिए। तो इस प्रकार से स्टूडेंट पूरे पेपर कंप्लीट कर दिया हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। एक पेपर आपका मेरे पास आया है, पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, उस पेपर को डाउनलोड कर लो। मैं ये दावा नहीं करूंगा कि 100% रियल है, लेकिन ये दावा जरूर करूंगा कि उस पेपर से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा। कुछ देर बाद सिंपल पेपर के क्वेश्चंस को कवर कर दूंगा, टेंशन मत लो यार, तुम पढ़ते बस जाओ, मेरा काम है पढ़ाना। ठीक, चलो तो हम वीडियो को एंड करें। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मित्रों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।